नमस्ते छात्रों। ये हमारा तीसरा वीडियो है। यहाँ आज हम राजभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। अ, छात्रों, अभी जो दो वीडियो हमारे हुए जिसमें हिंदी भाषा के बारे में हमने जानकारी ली पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी ली। अभी इस तीसरे वीडियो में राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं कि जो राष्ट्र की भाषा होती है, देश के अधिकांश जनता उसे आपस में बातचीत के लिए, संवाद के लिए, आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। वह उस राष्ट्र की एकात्मता का एक प्रतीक के रूप में वह भाषा काम करती है। राष्ट्रीय एकात्मता के जो आधार होते हैं उसमें हम राष्ट्रभाषा को स्थान देते हैं। राष्ट्र के प्रतीकों में वह होती है। जैसे कि हमारा राष्ट्रध्वज होता है, राष्ट्रगीत होता है, तो उसी प्रकार राष्ट्र की एकात्मता के जो प्रतीक होते हैं उनमें राष्ट्रभाषा का भी स्थान होता है। लेकिन आज हम यहाँ पर राष्ट्रभाषा के अलावा राष्ट्र की और एक जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा इन दोनों में क्या अंतर है बस समझ लेंगे। अभी राष्ट्रभाषा का मतलब तो हमने देखा, उससे राजभाषा अलग कैसी है? तो जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए, प्रशासकीय कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। अभी आप लोग ये सोचेंगे कि भाई राष्ट्रभाषा और राजभाषा में तो ये काम राष्ट्रभाषा भी तो करती है। सही बात है। आमतौर पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही होती है। हमारे देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसी प्रकार हिंदी ही हमारी राजभाषा भी है। यहाँ पर हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है वह समझने का प्रयास किया। थोड़ा हम इतिहास की ओर जाएंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में काल के अनुसार कई सारी राजभाषाओं का निर्माण हुआ दिखाई देता है। जैसे कि एक जमाना था, एक कालखंड था जिस समय इस देश की राजभाषा संस्कृत थी। उसके बाद प्राकृत इस देश की राष्ट्रभाषा राजभाषा बनी। उसके बाद पाली ने वह स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद अपभ्रंश भी इस देश की राजभाषा बनी थी। और मुगलों के कालखंड में अरबी और पारसी यह भाषाएं भी राजभाषा के पद पर विराजमान हुई थी। फिर अंग्रेज आए। फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ी इस देश की राजभाषा बनी। और अभी भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो उसके बाद हमने हिंदी को राजभाषा के पद पर विराजमान किया। लेकिन यह कुछ आसानी से हो गया ऐसी बात नहीं। बड़ी लंबी बहस चली उसके ऊपर कि इस देश की राजभाषा कौन सी हो और राष्ट्रभाषा कौन सी हो। तो राष्ट्रभाषा कौन सी हो इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। और फिर यहाँ पर हम राजभाषा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो राजभाषा कौन सी हो इसके ऊपर कई सारे नियम, प्रावधान हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। और बहुत सारी चर्चाएं, मशक्क़त, वाद विवाद हुए। और आखिर में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हमने भारत की राजभाषा के तौर पर हिंदी को अपनाया। भारत को यूँ तो संघ भी कहते हैं। कई सारे लोग कई सारे लोग कई सारे राज्य
इस संघ के अंदर आते हैं, तो इस भारत संघ की राजभाषा के तौर पर भी हमने हिंदी को अपनाया है। अभी यह कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्या क्या प्रावधान हुए, उसके बारे में भी जानकारी ली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसे याद रखना है सभी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इन 7 राज्यों में राज्यभाषा के तौर पर हिंदी बनी रहेगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से यह सारी बातें विधिवत शुरू हो गई। संघ की राजभाषा नीति का संविधान के अनुच्छेद 120 भाग 5, अनुच्छेद 210 भाग 6 और अनुच्छेद 343, 344 और 348 और 351 भाग 17 में विस्तार से यह सारी बातें समझाई गई है। अभी छात्रों, स्वाधीनता के बाद राज्य कारभार, राज्य व्यवहार की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से हमने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को अपनाने का प्रयास किया। लेकिन कई सारे हमारे यहाँ पर बहुत सारी विविधता है। हर एक राज्य की अपनी अलग मातृभाषा है, तो कई सारे राज्यों ने हिंदी को अपनाने से इनकार किया। तभी यह संघर्ष चलते यह तय हुआ कि हिंदी के साथ साथ राजभाषा के पद पर अंग्रेजी विराजमान रहेगी। आश्चर्य की बात है कि अंग्रेजी, यूं तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया, बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद भी अंग्रेजी के हम गुलाम बन गए। और आखिर में यह तय हुआ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी इस देश की राजभाषा के पद पर विराजमान रहेगी। यह प्रावधान निश्चित हुआ। ये सारी बातें क्रमशः होती रही और उस समय यह भी तय हुआ था कि अब से, यानी कि 1950 से आगे 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी राजभाषा के पद पर रहेगी। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी राजकाज चलता रहेगा। लेकिन 15 साल तक हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अंग्रेजी का खात्मा करते जाएंगे और हिंदी को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन 1965 तक आते आते इस बात का हमें अंदेशा हुआ, अनुमान हुआ, हमने देखा, हमने जाना कि भाई अंग्रेज़ों के ज़माने में जितना अंग्रेजी का विकास नहीं हुआ, उतना विकास वो जाने के बाद इस देश में हुआ। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम अपनी मातृभाषा में बात करने के बजाय अंग्रेजी में बात करना एक गर्व का अनुभव महसूस करते हैं, एक बड़प्पन का अनुभव करते हैं। तो वही बात हुई 1965 तक आते आते यह अनुभव हुआ कि हम हिंदी को बढ़ाने में कितने सक्षम हुए, यह तो नहीं बता सके, लेकिन अंग्रेजी जरूर पड़ गई। यह सारी बातें हो रही थी। उसी समय 1965 में, 1965 के बजाय मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा। 1959 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह
घोषणा की, और वो लोकसभा में घोषणा की कि किसी भी अहिंदी प्रांत पर, किसी भी अहिंदी राज्य पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। किसी भी अहिंदी प्रांत पर राजभाषा के तौर पर हिंदी को थोपा नहीं जाएगा। और हिंदी सही मायने में राजभाषा कब निर्धारित होगी? जब सभी भारत के अहिंदी भाषी राज्य अपने विधानसभा में, विधानमंडल में यह ठराव सम्मत कर लेंगे कि हम अंग्रेजी को दूर करेंगे और हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाएंगे। और उस विधिमंडल के ठराव के बाद, प्रावधान के बाद, उस प्रकार का प्रावधान संसद में भी पारित होगा और तभी हिंदी को राजभाषा के तौर पर सभी राज्यों के लिए अपनाया जाएगा। तो यह 1959 में नेहरू जी ने घोषणा की और उसके लिए अधिनियम 1963 में पारित हुआ। उसके बाद हम कुछ अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला राजभाषा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिसके अंतर्गत 1965 तक संघ तथा संसद के कामों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। यानी कि अपना जो राज्य है वहाँ पर जो कामकाज है वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में जारी रहेगा। यहाँ पर बताने का प्रयास हुआ है। उसके बाद केंद्र सभी राज्यों के साथ, खासकर अहिंदी राज्यों के साथ जो पत्राचार करेगी वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी करेगी। यानी कि मान लो कोई केंद्र राज्य को कोई पत्र लिखता है तो वह हिंदी में अगर भेजता है तो उसका अनुवाद भी अंग्रेजी में उसके साथ भेजा जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार के संकल्प, नियम, अधिसूचना, रिपोर्ट, निविदा, आदेश, कागज पत्र यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। साथ साथ केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में प्रवीण हो तो वह उसी भाषा में अपना काम कर सकता है। दोनों भाषाएं उसे नहीं आती, इसलिए उसका अहित नहीं होगा। यानी कि मान लो अगर कोई कर्मचारी है, उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं नहीं आती, तो वह अपनी भाषा में भी काम कर सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। उसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार न करने वाले सभी राज्यों के विधानमंडल में जब तक यह ठराव या फिर वह प्रावधान निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक उनके ऊपर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। और इतना ही नहीं, तो राष्ट्रपति जो आदेश देंगे, जो निर्णय देंगे, वह भी आदेश अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सभी राज्यों को दिए जाएंगे। यह हो गया हमारा राजभाषा अधिनियम 1965। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 का हम अध्ययन करेंगे और यह अधिनियम हिंदी के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कारगर सिद्ध हुआ। क्यों? तो इसके अनुसार राजभाषा अधिनियम तैयार किए गए और उसके कुछ वर्ग निश्चित किए गए, जिसे क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उसके साथ साथ ये जो राज्य है इनके साथ केंद्र जो वार्तालाप करेगी वह हिंदी में ही करेंगी, क्योंकि ये सारे राज्य हिंदी है। उसके साथ साथ
इन राज्यों के आसपास यानी कि हिंदी प्रदेशों के आसपास जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उनके साथ भी वार्तालाप हिंदी में किया जाएगा। साथ साथ यह भी तय हुआ कि जो अहिंदी प्रांत हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल, उड़ीसा, असम, तो यहाँ इन राज्यों के साथ जो पत्राचार होगा वह अंग्रेज़ी में होगा, और कोई अगर पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अनुवाद भी अंग्रेज़ी में दिया जाएगा। साथ साथ अगर कोई पत्र केंद्र को किसी राज्य से अगर हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा, और कोई पत्र अंग्रेज़ी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर अंग्रेज़ी में दिया जाएगा। यह भी बात यहाँ पर राजभाषा नियम 1976 में पारित हुई। उसके बाद यह भी एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि राजभाषा संबंधी इन नियमों का तथा अन्य सूचनाओं का पालन करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों पर लागू है। गृह मंत्रालय या राजभाषा विभाग समन्वय का यह कार्य है कि वह इन सारे नियमों के अधीन रहकर अपना काम करें, और उसी प्रकार उन नियमों के अनुसार ही सभी राज्यों से या फिर दूसरे कार्यालय से वार्तालाप करें। यहाँ पर हमने यह देखा कि राजभाषा कैसी निर्धारित हुई, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा इन दोनों में क्या अंतर है, और राजभाषा के नियमों के अनुसार केंद्र किस प्रकार राज्यों से वार्तालाप करेगा। अगर मान लो दो राज्य भी अगर आपस में वार्तालाप करें और उसमें से एक हिंदी प्रांत है और दूसरा अहिंदी भाषी प्रांत है, तो दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते समय हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करें, या फिर दोनों अहिंदी प्रांत भी अगर आपस में बातचीत कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, तो वह भी अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करें, और चाहे तो वह स्थानिक भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे सारी बातें इस राजभाषा अधिनियम में प्रस्तुत है। यहाँ पर हमने राजभाषा अधिनियम और साथ साथ राजभाषा और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास किया। बाकी भी बहुत सारी जानकारी भाषा के बारे में हम अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों ने यह वीडियो देखकर उसे समझने का, राजभाषा के बारे में अधिक जानकारी लेने का प्रयास किया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।